ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते लेक्चर को। अभी इसके पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था, ये सब किया था ना, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले थे ये भी लिखा था यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बताया था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंग्वेज के ऊपर स्टेट बन कौन सा स्टेट बना था वो डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, स्पेशल प्रोविजन, सोर्सेज भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर को अभी। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करने वाले लैंग्वेज के बेसिस पर कौन सा स्टेट बना था वो। लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर बनने वाला स्टेट कौन सा था। ठीक है, तो उसके पहले कुछ कमीशन थे, कुछ कमिटीज आए थे, जिन्होंने कुछ तो सजेशन दिया था कि लैंग्वेज स्टेट को भाषा के आधार पे बनना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ कमीशन थे, वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा अभी वन बाय वन। तो उन्होंने क्या बोला था वो इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो आता है धार कमीशन। धार कमीशन 1948 का। ठीक है, और इसके बाद आते हैं जेवीपी कमीशन, फिर जेवीपी कमेटी। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से है पिताम्बी सीतारामैया। तो ये दो कमिटीज थे, उनका कहना था उनका कहना था कि स्टेट शुड बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ये दो कमीशन का ये कहना था कि अगर तुम स्टेट को बना रहे हो तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे बनाओ, ना कि लैंग्वेज के आधार पे। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस माने, मान लो कि एक स्टेट है ये, और इसको मुझे प्रॉपर से गवर्न करना नहीं आ रहा है, तो मैं इसको दो टुकड़ों में ब्रेक कर दूंगा ताकि मुझे इसको गवर्न करने के लिए इजी हो जाए। तो अगर किसी स्टेट को हैंडल करने के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है तो उसको एटलीस्ट दो पार्ट में ब्रेक कर दो, पर लैंग्वेज के आधार पे मत तोड़ो। क्योंकि आप एट प्रेजेंट में देख सकते हो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स अभी बने हुए हैं, तो उसमें कितना प्रॉब्लम्स आ रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद एक और कमीशन आता है, एक और कमेटी आता है, वो है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन। तो यहाँ पे तीन मेंबर्स होते हैं। एक तो होता है फजल अली, नेक्स्ट होता है के एम पानीकर, नेक्स्ट होता है एच एन कुंजरू। ये तीन लोग होते हैं। इनका भी एक कॉमन वही कहना था कि दे रिजेक्टेड थियरी ऑफ वन लैंग्वेज वन नेशन। मतलब पूरा एक नेशन का एक भाषा होना चाहिए, ये थियरी को उन्होंने रिजेक्ट किया था। जैसे कि आपको पता है इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, मल्टीपल लैंग्वेजेस मल्टीपल फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं। तो ये यहाँ पे रिजेक्टेड द थियरी ऑफ वन लैंग्वेज वन नेशन, मतलब पूरे एक नेशन का एक लैंग्वेज होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो मैं, नहीं तो फिर मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। क्या डाउट है, कोना लगा विचारा देगा। जैसे कि ये थियरीज आई थी, ये थियरीज का कहना था कि लैंग्वेज स्टेट को लैंग्वेज के आधार पे मत बांटो। पर 1953 में एक पर्सन था, उसका नाम है पोट्टी श्रीराम मल्लू। पोट्टी श्रीराम मल्लू, ये एक इंसान है, आंध्र प्रदेश का इंसान है ये। आंध्र प्रदेश का ये भूख हड़ताल पर बैठ गया था, फास्ट ऑन टू डेथ। भूख हड़ताल पे बैठ गया था फॉर द सेक ऑफ स्टेटहुड ऑफ आंध्र प्रदेश। मतलब इसका ये कहना था कि आंध्र प्रदेश को अलग से, एक पहला आंध्र प्रदेश ना, जब ये अपना सदर्न इंडिया है ये, तो यहाँ पे ये पूरा प्रोविंस को मद्रास प्रोविंस बोला जाता। मैप एक्यूरेट नहीं है, बस आप समझने का ट्राई करो। ये पूरे इसको मद्रास बोला जाता था यहाँ पे। तो मद्रास से इसको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ऐसे अलग हो गए थे फिर यहाँ से। फिर बाद में आगे जाके आंध्र प्रदेश को भी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी अलग हो गए थे। तो यहाँ से इनका ये कहना था कि जो मद्रास प्रोविंस था उससे इन्होंने कि आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग कर दो। ये इस इंसान का मेन मोटिव था, पोट्टी श्रीरामुलु, इसलिए ये भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। यस, फिर क्या, फिर बाद में इसी साल फिर आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश became फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो आगे चल के फिर आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बन गया इंडिया का जो कि भाषा के आधार पर सबसे पहला बन गया वो। ठीक है। ठीक है, अगर इन फ्यूचर अगर पूछा जाए कभी कि जब मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किया था तो कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को अलग किया है, तो लिख लो फिर तेलुगु स्पीकिंग फ्रॉम मद्रास स्पीकिंग। मतलब इन शॉर्ट तेलुगु और मद्रास बोलने वालों को अलग किया गया था इसकी वजह से। ठीक है, तेलुगु और मद्रास को सर्कल करो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है, कुछ मिस हुआ है पॉइंट। रेडमी 9i कौन है? रेडमी 9i, प्लीज माइक ऑन करिए।
रेडमी 9 आए। प्लीज माइक ऑन करिए। आप कौन से ब्रांच से हो, कहाँ से बोल रहे हो आप? बताओ उसका नाम था। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं फिर अभी। ओके, अभी हम सीक्वेंस देखेंगे। सीक्वेंस ऑफ स्टेट। सीक्वेंस ऑफ स्टेट। और ये सीक्वेंस ऑफ स्टेट, इसका सब मतलब अगर ये किसके आधार पे बना, तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स होते हैं ना, तो उसके आधार पर इन स्टेट्स को बनाया गया फिर आगे जाके। ठीक है, तो वन बाय वन अभी डिस्कस करते जाएंगे हम। तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक होता है याद रखने के लिए। ये ट्रिक होता है, यहाँ पे ये जो ट्रिक है, अम्ना है मैम, सिखाओ और मौज करो, तो इसको याद किया जाता है। आज से जैसे कि आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट म से होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन ईयर बताओ मुझे, जल्दी जल्दी। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन ईयर बताना है आपको। माइक ऑन करिए, बोले यस। 19 1960। यस, ये महाराष्ट्र का है। और ये कौन सा होगा? ये होता है गुजरात आपका। ये भी 1960, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों सेम ईयर पे बॉम्बे प्रोविंस से अलग हुए थे। ठीक है, ना से आएगा नागालैंड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक हो। ना से आता है नागालैंड, 1963। ह से आता है आपका हरियाणा। ह से आता है हरियाणा, 1966। है से आता है आपका हिमाचल प्रदेश। है से आता है हिमाचल प्रदेश, 1971। मैम से आता है, एक सेकंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं डबल डबल लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैम से आता है, मैम में से मे से आता है मेघालय। और ये एम से आता है मणिपुर। और ये टू से आता है त्रिपुरा। इन तीनों का कॉमन ईयर है 1972। ये तीनों का कॉमन ईयर है ये, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का। ठीक है, ये तुलसी को मैं वापस से लिख रहा हूँ, क्योंकि सी से दूसरा कंट्री है। यहाँ पे ये जो वर्ड है सी, इससे आता है सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम के बारे में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इट वॉज रूल्ड बाय शोग्यान डायनेस्टी। सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। ठीक है, सिक्किम पहले एक अलग से कंट्री हुआ करता था, वो इंडिया का पार्ट नहीं था। पर 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 की मदद से बिकेम एसोसिएट स्टेट। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मदद से सिक्किम को इंडिया का पार्ट तो बना दिया, पर एज अ फुल स्टेटहुड नहीं मिला था उसको, तो एज अ एसोसिएट स्टेट था। ठीक है, बट 36th अमेंडमेंट एक्ट की मदद से बिकेम स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, तो यही फर्क है बस, सिक्किम में आपको ये दोनों अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 35 और 36 का। 35 से एसोसिएट स्टेट और 36 से एक प्रॉपर स्टेटहुड का दर्जा मिला था इसको। ठीक है, नेक्स्ट गोवा की बात करते हैं। गोवा का भी थोड़ा बहुत सेम सिमिलर टाइप ऑफ केस था इसका भी। 1962 को गोवा को फ्रीडम मिला था। फ्रीडम फ्रॉम पोर्चुगीज। पोर्चुगीज से फ्रीडम मिला था गोवा को। और तभी इसको इंडिया का एज ए यूटी बनाया था, यूनियन टेरिटरी, गोवा को। 1960 में पोर्चुगीज को यहाँ से भगाया था, और गोवा को इंडिया में शामिल किया था एज ए यूनियन टेरिटरी। एज ए यूनियन टेरिटरी विथ 12th अमेंडमेंट एक्ट की मदद से इसको बनाया गया था। और एक पॉइंट है गोवा में, एज यू नो गोवा अभी एक स्टेट है, तो 1987 में ये स्टेट बन गया था इंडिया में। तो इतना आपको गोवा के बारे में याद रखना है। कुछ पॉइंट मिस हुआ है किसी का? ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। और और मौज और से आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ से मौज से आता है मिजोरम। इन दोनों का भी एक कॉमन ईयर है, वो है 1987। इतना यहाँ पे याद से डाउट है, कुछ पॉइंट मिस हुआ है। तो ये तो स्टेट का सीक्वेंस था। अभी ऐसे नहीं कि मतलब यही पहले स्टेट बन गए थे, ये इंडिपेंडेंस के बाद की बात है ये। तो जैसे कि यहाँ पे यूपी भी एक स्टेट था, पर वो इसको पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यूपी यूपी भी एक था, पर वो एज अ तभी से वो इंडिया का पार्ट था, तो उसको एज ए कुछ ऐसा वहाँ पे हुआ नहीं था जिसको जिसकी वजह से वो बाद में अलग से स्टेट का दर्जा मिले। पहले से स्टेट था, तभी इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। सेम बिहार भी। बिहार भी कभी आई थिंक 1912 समथिंग में बिहार का फॉर्मेशन हुआ था। बिहार, उड़ीसा भी उसी टाइम पे फॉर्म हुए थे। तो ऐसे, तो ये कुछ स्टेट्स है जो पहले से ही फॉर्म हुए थे इंडिपेंडेंस के पहले ही।
तो उनका आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको बस इनका याद रखना है। ठीक है, तो मैं स्लाइड चेंज करता हूँ फिर अभी। यस, तो नेक्स्ट है अभी ईयर 2000 में कुछ न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो जैसे कि छत्तीसगढ़, इसका फॉर्मेशन हुआ था एमपी से। सिमिलरली उत्तराखंड, जिसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था पहले, ये बना था उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और है झारखंड। झारखंड, इसको बनाया था बिहार। झारखंड इनफैक्ट झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ओके, तो ये तीनों स्टेट्स, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था एमपी से, उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल जो अलग हुआ था यूपी से, और झारखंड ये अलग हुआ था बिहार से। ये तीनों साल 2000 में हुए थे। ठीक है, अभी एक लास्ट है 2014 में, तो ये है तेलंगाना। ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो ये सबसे न्यूली फॉर्म स्टेट है इंडिया का, तेलंगाना। हाँ, ये तो हमने कर लिया अभी स्टेट्स का। अभी इसके बाद हम करेंगे स्पेशल प्रोविजन। तो नेक्स्ट हेडिंग दो अभी, स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन, जैसे कि आप लोगों ने ये तो सुना होगा ना, आर्टिकल 370 पे मूवी भी बना है, जो कि इस पे जम्मू कश्मीर के ऊपर बेस्ड है। ये मूवी देखा कि नहीं किसी ने? नहीं देखा होगा तो देखो। ठीक है, एजुकेशनल मूवीज देखो, थोड़ा आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा। तो ये आर्टिकल 370, इन शॉर्ट आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है। बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए, और ये कौन से स्टेट के लिए बारे में करते हैं। तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर के लिए 370 है, तो और भी कुछ स्टेट है उनके लिए भी आर्टिकल है, तो हमें वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। 371, ये है महाराष्ट्र एंड गुजरात, इनको स्टेट स्टेटस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 371 कैपिटल है, ये स्पेशल स्टेटस देता है नागालैंड को। मैं लिखता हूँ 370, ये देता है असम को। लास्ट में ट्रिक भी बदली, याद भी रह गई के लिए। नेक्स्ट ये आता है आंध्र प्रदेश के लिए, ये वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। एफ वाला है सिक्किम के लिए, जी वाला है मिजोरम, एच वाला है अरुणाचल, आई वाला है गोवा, एंड लास्ट है ये कर्नाटका वाला। ठीक है, तो ये इतने स्पेशल प्रोविजंस दिए, तो हमें वन बाय वन ट्रिक की मदद से याद रखेंगे। बहुत ईजी है याद रखने इनको। तो ऐसा क्वेश्चन करो पहले। तो इन्हें याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, नाम आसमा जीके। एक लड़की का नाम है आसमा, वो जीके पढ़ती है, तो ऐसे याद रखो। एन, एन से नागालैंड, जो कि ए वाला है नागालैंड। नेक्स्ट सेकंड वाला असम के लिए। नेक्स्ट एम से मणिपुर, ए से आंध्र प्रदेश, वापस ए से यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, एस से सिक्किम, एम से मिजो, ए से अरुणाचल, जी से गोवा, के से कर्नाटका। तो नाम आसमा जी के, ये वो आर्टिकल्स है जहाँ पे कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। तो क्वेश्चन बनता है 371 में कौन से स्टेट है, या फिर गोवा के लिए स्पेशल प्रोविजन वाला आर्टिकल बताओ, ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर के लिए भी और कौन सा स्टेट है उसके लिए भी। ठीक है, इतना भी हार्ड नहीं है ये, मल्टीपल टाइम्स ये ट्रिक को पढ़ो। ठीक है, और करो। और इसमें आपका ये होमवर्क रहेगा कि आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि बाकी सारे यूनिवर्सिटी में से आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया यहाँ पे। और किसी को तो क्लिक हुआ होगा ना कि आंध्र प्रदेश को ही क्यों स्पेशल स्टेटस दिया यहाँ पे, बाकी यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं। तो ये आपका एज होमवर्क रहेगा, तो आप सर्च करो और इसका रीजन फाइंड करो, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे। ठीक है, प्रॉपर से इसका रीजन ढूंढो कि क्यों आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी को स्पेशल स्टेटस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो फिर अभी शेड्यूल्स करेंगे। शेड्यूल, कितने शेड्यूल्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, बोलो। ओरिजिनली कितने थे? आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये। ओरिजिनली 8 थे, करंटली अभी 12 है, तो +4 हुए यहाँ पे, तो इनको अमेंडमेंट की मदद से ऐड किया गया है। तो हमें 12 के 12 याद रखना पड़ता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है, पहले शेड्यूल में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, एट्थ में क्या है, नाइन्थ में क्या है। तो वन बाय वन अभी शेड्यूल डिस्कस करेंगे। इसके लिए भी एक ट्रिक होता है याद रखने को, वो हम लास्ट में समराइज करेंगे। ठीक है।
तो पहला शेड्यूल, इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स वगैरह सिनोनिम्स है सैलरी अलाउंस के। सैलरी अलाउंस इमोल्यूमेंट्स ऑफ हायर डिग्निटरीज। हायर डिग्निटरीज माने जैसे कि ना प्रेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा, बस उठाने जाएंगे। पीएम नहीं होता इसमें, पीएम का सैलरी अलाउंसेस इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। तो थर्ड में मेंशन किया है कि ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ हायर डिग्निटरीज, तो मैं शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, यही है हायर डिग्निटरीज। तो पहले सेकंड वाले में उनका सैलरी अलाउंसेस मेंशन है, थर्ड वाले में उनका ओथ, ओथ माने शपथ, अफर्मेशन माने कुछ ऐसे साइंस वगैरह होते हैं, साइन वगैरह करना होता है ना, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, तो वही सब, ठीक है। ये थर्ड हुआ। फोर्थ, सीट एलोकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर का सीट एलोकेशन का प्रोविजन इस शेड्यूल में दिया गया है, फोर्थ वाले में। तो उसमें लिखो एडमिनिस्ट्रेशन स्लैश सीट एलोकेशन SC ST इन ऑल स्टेट। सिक्स भी लिख दो, वो भी थोड़ा सिमिलर टाइप ऑफ है, ठीक है। ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीट एलोकेशन ऑफ SC ST इन ये स्टेट्स में। तो ए से आता है यहाँ पे असम, टी से आता है आपका त्रिपुरा, एम से आता है मिजो, और ये एम से आता है मेघालय। और यहाँ पे एम से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है, तो ऐसे याद रखो ATM में मनी नहीं है, ठीक है। इसलिए कुछ मिस हुआ ये पॉइंट अभी, मैं स्लाइड चेंज करने वाला हूँ अभी, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। रिपीट करा. कुठून कोणतं शेड्यूल पासून? ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में ये बोला है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में मेंशन किया गया है। सेकंड में सैलरी अलाउंसेस के बारे में मेंशन किया गया हायर डिग्निटरी से। थर्ड में उन्हीं हायर डिग्निटरीज के बारे में उनका ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बताया गया है। फोर्थ वाले में राज्यसभा के मेंबर्स का सीट एलोकेशन, और यहाँ पे SC ST का सीट एलोकेशन के बारे में बोला गया है इन ऑल स्टेट्स। और यहाँ पे आपको ये कैचिंग वर्ड है कि कॉन्करेंट में यूनियन और स्टेट दोनों भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, पर एट ए टाइम अगर दोनों ने बना दिया तो यूनियन का सब्जेक्ट मैटर का मतलब यूनियन का सब्जेक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी को ही बोलते हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि सेंटर के पास ज्यादा पावर है। हाँ, अभी अगर कॉन्करेंट के कुछ सब्जेक्ट देखा जाए तो जैसे कि कहते हैं एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों भी कुछ ना कुछ तो बना सकते हैं लॉज वगैरह। मैरिज एंड डाइवोर्स, मैरिज एंड डिवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, और क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल लॉज। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा बहुत देख लो, बाकी के एग्जाम, बाकी के भी आप देख सकते हो, गूगल करना पड़ेगा आपको, बस गो थ्रू करो, रटने का जरूरत नहीं है। तो ये तो हुआ सेवेंथ वाला। अभी एट्थ वाला डिस्कस करेंगे। ये लिख के हो गया तो मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। एट्थ वाला, एट्थ वाले का नाम है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लिखो। पहले यहाँ पे 14 लैंग्वेजेस थे, नाउ 22 लैंग्वेजेस है यहाँ पे। तो कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था बाद में अमेंडमेंट की मदद से, तो वो हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे कितने ऐड हुए, +8। वो कौन से वो 8 है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो 1967 में 21st अमेंडमेंट एक्ट की मदद से सिंधी लैंग्वेज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। 1992 में 71st अमेंडमेंट एक्ट की मदद से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन तीनों लैंग्वेज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। नेक्स्ट 2003 में 21+71, सॉरी 17, 21+71 92, 92nd अमेंडमेंट एक्ट की मदद से बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली, इन लैंग्वेज को ऐड किया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो आपको ये 8 के 8 लैंग्वेजेस मालूम होने चाहिए। ओरिजिनली 14 थे, एट प्रेजेंट 22 है, 8 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया तो वही 8 लैंग्वेजेस है, और सीक्वेंस भी ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, कुछ पॉइंट मिस है? ठीक है, अब मुझे बताओ अभी क्लासिकल लैंग्वेजेस कितने हैं, बोलो। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये क्लासिकल लैंग्वेजेस। 11. यस, कौन से? टोटल 11 तमिल. क्लासिकल लैंग्वेजेस है। हाँ, तमिल. यस, मराठी. तमिल, सीक्वेंस में, सीक्वेंस में। संस्कृत.
तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा। कन्नड़, यस, मलयालम और उड़ीसा, उड़ीसी बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ये 6 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। उसके बाद बाद में और भी लैंग्वेजेस को ऐड किया था। तो वो है मराठी, बंगाली, आसाम का लैंग्वेज आसामी, पाली, प्राकृत। ये लैंग्वेजेस है, टोटल 11 लैंग्वेजेस हो गए। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज है, यानी कि ओल्ड लैंग्वेज है, ऐसे मान लो। ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पर क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। ओके, ठीक है। तो फिर अभी नेक्स्ट शेड्यूल देखेंगे फिर अभी। ठीक है, अभी 9th शेड्यूल देखेंगे अभी। तो पहली बात तो ओरिजिनली 8 ही शेड्यूल थे ना, तो इसको ऐड किया गया होगा किसी अमेंडमेंट से। तो इसको ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। इसकी मदद से इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका नाम है लैंड रिफॉर्म। ठीक है, इसी की मदद से यहाँ पे जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया था। एबॉलिशन ऑफ जमींदार बाद। तो कुछ ऐसे रिच पेजेंट्स थे जो बहुत लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड होल्ड करते थे वो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो रिच पेजेंट्स के पास बहुत सारा लैंड था उनसे लैंड, सर्टेन पार्ट ऑफ लैंड लेकर, जो पुअर पीजेंट्स थे जिनके पास मतलब जो सिर्फ लेबर का ही काम करते थे, उनको जमीन दे दी थी। यस, आपने सही सुना है। जो पहले से ही बहुत अमीर थे, जिनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लैंड था, सरकार उनसे लैंड लेकर जो पुअर पीजेंट्स थे, जो गरीब फार्मर्स थे, उनको ले लैंड दे दिया गवर्नमेंट ने। तो इसलिए लैंड को लाया गया था। आई होप आपको ये बेसिक सिंपल से लैंग्वेज में ये समझ गया होगा अभी। तो इस 9th शेड्यूल में क्या मेंशन किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनको इनसे जमीन लिया तो इनको कुछ मिला नहीं होगा, तो इनको कुछ तो दिया होगा, मतलब इन शॉर्ट कॉम्पेंसेशन मिला होगा इनको। ठीक है, इन शॉर्ट इनइक्वालिटीज को, जो इनइक्वालिटीज है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो गरीब और गरीब होता जा रहा था, अमीर और अमीर होता जा रहा था, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए तो इनसे जमीन लेकर इनको जमीन दे दिया, ताकि इनका कुछ सोर्स ऑफ इनकम निकल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट है अभी 10th वाला। ये भी ओरिजिनली पार्ट नहीं था, तो इसको भी ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 की मदद से। इसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून। कोई एक मिनिस्टर एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहा है, ठीक है, तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो इसी का प्रोविजन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि 10th शेड्यूल में क्या दिया गया है। तो आंसर होगा आपका एंटी डिफेक्शन, और इसको कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसके बाहर और कुछ नहीं है। सेम 9th शेड्यूल में भी कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया है, किसके बारे में बोला गया है, बस इतना ही आपको याद रखना है। और ये सब रिच पेजेंट्स, वो पेजेंट, ये सब कुछ याद रखने का जरूरत नहीं। ठीक है, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम ये बस थोड़ा सा देख लो, बस किसका एबोलिशन हुआ था। ओके, अभी 11th वाला, इसको भी ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 की मदद से। और यहाँ पे पंचायत के बारे में, पंचायती राज सिस्टम, जहाँ पे टोटल 29 सब्जेक्ट्स थे। और अभी लास्ट वाला है एक 12th वाला, उसको ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट की मदद से 1993। और यहाँ पे इंसर्ट किया गया था म्युनिसिपैलिटी सिस्टम को। और जहाँ पे 18 सब्जेक्ट्स है, 18 सब्जेक्ट मतलब 18 ऐसे लॉज जहाँ पे म्यूनिसिपालिटी बना सकता है, जहाँ पे पंचायत के पास पावर है कि वहाँ पे वो प्रोविजन ऐड कर सकता है, कुछ ना कुछ तो कानून वगैरह बना सकता है। तो यही है। ठीक है, अभी ट्रिक की मदद से हम डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा वो। ठीक है, तो मैं पहला शेड्यूल वाला स्लाइड ओपन करता हूँ।
तो यस, तो इसको ऐसे याद रखा जाता है। चलो मैं इधर लिख दूँ। ठीक है, इधर लिख देता हूँ साइड में टी। तो मैं लास्ट में पहले ट्रिक लिख देता हूँ। हम्म, ये ट्रिक होता है टी से। ये ट्रिक लिख लो पहले, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये ट्रिक होता है शेड्यूल्स को याद रखने का, बहुत सिंपल सा ट्रिक है ये। इजीली आपको याद हो जाएगा। देखो टी से टेरिटरीज वाला, यूनाइटेड टेरिटरी, तो आपको याद आ जाएगा पहले वाले में ये है। टी ई, ई से क्या है, इमोलमेंट, सैलरी अलाउंसेस दिया गया है हायर डिग्निटरीज का। ए से अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन बोला गया है हायर डिग्निटरीज का। टी ई ए आर, आर से आता है राज्यसभा के मेंबर्स का सीट लोकेशन। टी ई ए आर एस, एस यानी कि शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड लिख दो, शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया माने यही ना, शेड्यूल का शेड्यूल, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल्ड एरिया। टीयर्स ओ, ओ से आता है अदर शेड्यूल्ड एरिया। अदर शेड्यूल्ड एरिया यानी कि आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये अदर शेड्यूल्ड एरिया। तो ओ तक तो याद हो गया अभी। नेक्स्ट टीयर्स ओ एफ, एफ से आता है फेडरल प्रोविजन, यानी कि ये जो तीन लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, के बारे में mention किया गया है यहाँ पे। ऑफ ओल्ड, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से डिफेक्शन, ये डिफेक्शन, और पी से पंचायत, और एम से म्युनिसिपैलिटी। तो ये ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। पी से स्टेट्स एंड टेरिटरी, ई से सैलरी अलाउंसेस इमोलमेंट्स, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा के बारे में, एस से शेड्यूल्ड एरिया, ओ से अनशेड्यूल्ड एरिया, एफ से स्पेशल प्रोविजन, ओ से सेल्फ लैंड रिफॉर्म, डी से डिसेक्शन, पी और एम से पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। आई होप याद रहेगा आपको ये बस। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, इजीली याद हो जाएगा आपको। कोई डाउट है किसी को? कुछ पॉइंट मिस हुआ है? कुछ पॉइंट मिस हुआ है क्या किसी का? यस। तो अभी ना हम पार्ट्स करने वाले हैं। ओरिजिनली 22 पार्ट थे। एट प्रेजेंट कितना है मुझे कौन बताएगा? बताओ एट प्रेजेंट कितने पार्ट्स है? ओके, ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तभी 22 थे, अभी 25 है। तीन को अमेंड किया गया था। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन पार्ट्स करने वाले हैं। तो अभी बस आप इंडेक्स टाइप बना के लिख दो यहाँ पे, तो एक टेबल बना दो ऐसे। ठीक है, ऐसे एक टेबल बना दो। यहाँ पे पार्ट लिख, पार्ट्स पे आप लिखो, और यहाँ पे प्रोविजन लिखो किसके बारे में दिया गया है। ये आपका पॉलिटी का इंडेक्स होगा। मान लो कि पॉलिटी यहीं से स्टार्ट हो गया अभी, आप पॉलिटी में कैसे हिस्से हैं वो वहाँ से आपको करना है। ठीक है, तो जैसे कि पहले पार्ट में दिया गया है, आर्टिकल 1 से लेके 4 के बीच में, 1 से लेके 4 के बीच में, और यहाँ पे भी मेंशन किया गया है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये पार्ट 1 में दिया गया है। पार्ट 2, आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में, ये बोला गया है सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 3, 12 से लेकर 35 के बीच में, ये बोला गया है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट पार्ट 4, यहाँ पे आता है 36 से लेकर 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको डीपीएसपी बोला जाता है। ठीक है, तो ये था पार्ट 4। अभी पार्ट 4 ए, आर्टिकल 51 ए, और यहाँ पे दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट पार्ट 5, 52 से लेकर 151, यहाँ पे बोला गया है द यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। 152 से लेकर 237, ये स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। अभी 7 के बाद, पार्ट 6 के बाद डायरेक्टली 9, पार्ट 9, हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करना है, सब नहीं करना है हमें। पार्ट 9, 243 से लेकर 243 डी तक, सॉरी ओ तक रहेगा ये। 243 ओ तक, यानी कि 243 के बाद A B C D E F G ऐसे ओ तक गया ये। और यहाँ पे बोला गया है पंचायत के बारे में। 9A, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। और ये बोला गया म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बोला गया है यहाँ पे। 9B, 243 जेड एच से लेकर 243
जेड टी तक है ये। और यहाँ पे बोला गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, इतना लिखो, फिर मैं स्लाइड को चेंज कर देता हूँ क्योंकि और भी कुछ तीन चार पार्ट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आएगा फिर पार्ट 15। पार्ट 15 ये आता है 324 से लेकर 329। दी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है यहाँ पे। पार्ट 15 के बाद पार्ट 17 343 से लेकर 351 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यहाँ। नेक्स्ट पार्ट 18 ये आपका 352 से लेकर 360। यहाँ पे बोला गया है इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, पार्ट 20 ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बोला गया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतने पार्ट आपको पॉलिटी में पढ़ना है। तो ये आपका एज समझ लो कि ये आपका इंडेक्स पेज है यहाँ पे। तो ऐसे आप वन बाय वन हम करने वाले हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले यूनियन एंड टेरिटरी आर्टिकल वाइज करने वाले हैं। सीक्वेंस में जाना बेस्ट होगा यहाँ पे। ओके, तो अभी हम ना आर्टिकल स्टार्ट ही कर देते डायरेक्टली। ओके, कुछ जितने आर्टिकल्स होंगे उतने आर्टिकल्स कर देते आगे। ठीक है, तो आर्टिकल 1 से हम स्टार्ट कर देते हैं अभी, वन बाय वन जितना होगा उतना। इसी के पहले किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ पॉइंट रिपीट करना है। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब हम ऐसे जाने वाले हैं, आपसे इंसर्ट आपका रोड मैप होगा। ये हम पॉलिटी में ऐसे ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो अभी हम आर्टिकल 1 to 4 यानी कि पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हेडिंग दो वापस से, पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 to 4। तो ये पहला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट में भी हम आर्टिकल 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आर्टिकल में बोला गया है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये बोला गया पहले आर्टिकल में। ठीक है, अपना इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट मतलब स्टेट्स को फॉर्म करके इंडिया को बनाया गया है यहाँ से। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि और भी हम टेरिटरी इंडिया में इंक्लूड कर सकते हैं, पर इंडिया से कोई भी टेरिटरी बाहर नहीं जा सकती है। इन शॉर्ट ये बोला गया है यहाँ पे। इंडिया का दूसरा नाम भारत करके पहले आर्टिकल में मेंशन है। तो ये था आपका पहला आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 2, तो लिखो यहाँ पे, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इनटू द यूनियन, और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स। अभी इसका मतलब बताता हूँ मैं, तो पहले इसको लिखो। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स। तो इसका मतलब है पार्लियामेंट के पास पावर है इंडिया के बाहर के कोई भी टेरिटरी वो इसको इंडिया में शामिल कर सकता है। यही इसका मतलब है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, आप लोगों ने अभी जब मैंने आपको स्टेट का फॉर्मेशन सीक्वेंस बताया था, तो वहाँ पे आप लोगों ने सिक्किम के बारे में देखा होगा ना। सिक्किम में कैसे एक अलग से कंट्री हुआ करता था, पर 35th अमेंडमेंट की मदद से उसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। फिर बाद में 36th अमेंडमेंट की मदद से इसको प्रॉपर एक स्टेटहुड का दर्जा मिला था। तो वही है, जैसे कि सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, उसको इंडिया का पार्ट बनाया गया था। तो किसकी मदद से? आर्टिकल नंबर 2 का यहाँ पे यूज हुआ है। तो यही है मतलब यहाँ पे। अभी आते हैं आर्टिकल 3। 2 और 3 थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, तो अच्छे से समझो इसको, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ इधर, तो पूरा फोकस के साथ सुनो। तो आर्टिकल 3 में लिखा है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, कॉमा, increase or diminish the area of state, or alter the boundary or the name of existing state। तो लिखो पहले इसको अच्छे से। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, या फिर इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट, और ऑल्टर द बाउंड्री और ऑल्टर द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो 2 और 3 में इतना ही फर्क है, यहाँ पे बाहर की टेरिटरी का जिक्र हो रहा है और यहाँ पे इंडिया का ही पार्ट में जो टेरिटरी है उसकी बात हो रही है। तो एग्जाम्पल के तौर पे
मान लो कि महाराष्ट्र है, उसको ब्रेक किया जा रहा है, तो ये महाराष्ट्र है, तो ब्रेक किया जा रहा है, ये वेस्ट महाराष्ट्र और ये विदर्भ महाराष्ट्र, तो इन दो पार्ट्स में ब्रेक किया जा रहा है महाराष्ट्र को, इंडिया का टेरिटरी है। यहाँ पे आर्टिकल 3 का यूज हो रहा है। और भी एक बेस्ट एग्जांपल है कि अपना ये आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश को दो पार्ट्स में तोड़ा गया था ना, अपर पार्ट को तेलंगाना बोला गया, नीचे पार्ट को आंध्र प्रदेश बोला गया। तो यहाँ पे आर्टिकल 3 का यूज हुआ है। अगर मुझे किसी स्टेट का बाउंड्री बदलना है, या फिर उसका एरिया चेंज करना है, या फिर उसका नाम बदलना है मुझे, तो यहाँ पे आर्टिकल 3 का यूज होगा। 2 में क्या बोला गया है कि बाहर के टेरिटरी को इंडिया में लाना है, तो 2 का यूज होगा। ठीक है, 2 और 3 में यही है, बस फर्क है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर है? कंफर्म करो। ये पॉइंट क्लियर है क्या सब लोग? बोला पॉइंट क्लियर है का? माइक ऑन करो और बोलो। बोलो, नहीं तो नाम कॉल आउट करना पड़ेगा आपका एक एक का। क्लियर? बाकी लोग को क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहे? वृषभ, सुबोध, यस सर, क्लियर है सर। शिवानी, संचिता, क्या हुआ आपका माइक? क्या आवाज नहीं आ रहा है क्या? मेरा माइक में कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर है सर। क्लियर है तब ठीक है ना? ओके, क्लियर है ना फिर अभी? ठीक है, तो ये थे आर्टिकल 1 to लेके 3 वाला। तो आर्टिकल 4 के लिए 4-5 लाइन का जगह छोड़ दो, वो हम बाद में करने वाले हैं। ठीक है। आर्टिकल 4 के लिए ना आपको, जब हम ये करने वाले हैं ना, जब हम ये करेंगे तभी आपको ये और अच्छे तरीके से समझेगा। तो इसीलिए यहाँ पे 3-4 लाइन का जगह छोड़ दो, हम बाद में देखेंगे उसको। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम जैसे कि अभी फंडामेंटल राइट्स आया है, तो ये हमने कहाँ से बोरो किए? यूएसए से। तो ऐसे ही हम कवर कर देंगे, सेपरेट सोर्सेस के लिए नहीं करेंगे अभी हम। ओके। यस। ठीक है, तो जब हम ऐसे अभी और आगे जाके हम पार्लियामेंट करेंगे, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ने कहाँ से बोरो किया, जब पार्लियामेंट का आर्टिकल आएगा, जैसे कि इमरजेंसी हम जब करेंगे, तो इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से बोरो किया, तो वो हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही करते जाएंगे अभी फिर। डीपीएसपी हमने कहाँ से बोरो किया, ड्यूटीज कहाँ से बोरो किया, ये सब हम 1 बाय 1 ऐसे ही करते जाएंगे अभी, इसके लिए सेपरेट से नहीं करेंगे। ओके। ठीक है फिर, अजून काय विचारायचं आहे कोणाला? ओके फिर, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर को।